आज हम लोगों ने डिस्कस करना है फैक्टर इफेक्टिंग चॉइस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, कि जब हम लोग एक कैपिटल स्ट्रक्चर डिसाइड करेंगे। अब कैपिटल स्ट्रक्चर है क्या, हमने ये सबसे पहले डिस्कस किया था। कैपिटल स्ट्रक्चर होता है जब हम ये डिसाइड करते हैं कि कितना पैसा अपना यूज करना है और कितना पैसा बाहर का यूज करना है। मतलब कि कितना हम लोग इक्विटी, डिबेंचर्स, ये पैसा कितना कितना यूज करेंगे, ये सब कुछ हम कैपिटल स्ट्रक्चर में डिसाइड करते हैं। तो यहाँ पे लिखा भी है फर्स्ट लाइन में कि डिसीजन आप लोगों ने लेना है रिगार्डिंग प्रोपोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ कैपिटल इज डिटरमिन्ड। ये जो लॉन्ग टर्म सोर्सेज हैं, अब लॉन्ग टर्म सोर्सेज में तो आपके इक्विटी भी आते हैं, लॉन्ग टर्म सोर्सेज में डिबेंचर्स भी आते हैं और प्रेफरेंस भी आते हैं, लॉन्ग टर्म में बैंक लोन भी आता है। तो यहाँ पे हम ये डिसाइड करेंगे कि प्रपोर्शन उनकी कितनी रेशियो रहेगी, कितना पैसा बाहर का और कितना पैसा आप खुद का यूज करोगे। तो यहाँ पे लिखा है कि आप लोगों ने फेवरेबल प्रोपोर्शन यूज करना है, ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर आपने यूज करना है, ताकि आप लोगों का जो है अर्निंग पर शेयर वो मैक्सिमम रहे। That happens to be the need of the company because EPS happens to be the maximum on it. अगर कैपिटल स्ट्रक्चर आपका जो आप प्रपोर्शन यूज कर रहे हो, अपना पैसा और बाहर का पैसा, अगर वो उसका प्रपोर्शन आप सही यूज कर रहे हो, उसकी वजह से अर्निंग पर शेयर, आपने ये रेशियो चैप्टर में किया होगा, ईपीएस जिसको आप हम कहते हैं, आपका अर्निंग पर शेयर वो मैक्सिमम रहेगा। अर्निंग पर शेयर मैक्सिमम रहने से वेल्थ ऑफ द शेयर होल्डर्स वो क्या रहती है, ज्यादा। अर्निंग, एक शेयर के पीछे आपकी कितनी अर्निंग हो रही है, तो वो अर्निंग अल्टीमेटली मिलनी किसको है, शेयर होल्डर्स को। तो शेयर होल्डर्स हमारे क्या हैं, ऑनर्स। तो हमने ऑनर्स की वेल्थ का ध्यान रखना है, इसीलिए हम प्रॉपर स्ट्रक्चर यूज करेंगे। अब ये तो हमने बात कर ली कि कैपिटल स्ट्रक्चर ऑप्टिमम होना चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से ही हमारा ईपीएफ मैक्सिमम रहेगा। पर ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर डिसाइड कैसे किया जाए, कैसे हम ये डिसाइड करें कि अपना पैसा ज्यादा ले या बाहर का पैसा ज्यादा ले। क्वेश्चन तो मेन यही है। हम बार बार कह रहे हैं कि हम लोगों ने ये देखना है कि अपना पैसा यूज करें या बाहर का पैसा यूज करें, पर कितना यूज करें। ये सारे फैक्टर्स जो हैं, जो हमारी चॉइस में हेल्प करेंगे, वो हम लोग एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट वन कौन सा लिखा है, कैश फ्लो पोजीशन। अगर आपकी कैश फ्लो पोजीशन अच्छी है तो आप डेट रेज करोगे। डेट हियर मींस डिबेंचर्स, डेट हियर मींस क्रेडिटर्स। आप लोगों के बैंक लोन की मैं बात कर रही हूँ। तो सिंपल आप लोगों ने सिर्फ हाईलाइट करने हैं पॉइंट्स। वो हाईलाइट कैसे करने हैं, मतलब साइड पे लिख लो कि अच्छी कैश फ्लो पोजीशन है तो आप लोग डेट रेज करोगे। अगर कैश फ्लो पोजीशन अच्छी नहीं है तो आप इक्विटी से पैसा ले लो। अब ये तो हमें पता चल गया कि मैंने बता दिया कि आप कैश फ्लो पोजीशन अच्छी है तो डेट रेज करो। रीजन क्यों करें वो लिखा है, डेट कैपिटल शुड बी यूज्ड ओनली इफ द कैश फ्लो पोजीशन इज रियली गुड। अगर आप लोगों के पास पैसा ज्यादा है, कैश का फ्लो ज्यादा है, आ रहा है पैसा आपके पास इनवर्ड, यानी कि आपकी अर्निंग ज्यादा है, तो आप लोग डेट रेज करो, बिकॉज अ लॉट ऑफ कैश इज नीडेड। किस चीज में ज्यादा पैसा चाहिए, इन ऑर्डर टू मेक पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड रिफंड ऑफ कैपिटल। डिबेंचर से पैसा लिया तो डिबेंचर रिडीम नहीं करने, बैंक लोन लिया है तो क्या बैंक को आपने प्रिंसिपल अमाउंट वापस नहीं करना, अलॉन्ग विद इंटरेस्ट, इंटरेस्ट भी देना है और उनको रिफंड भी करनी है कैपिटल। तो ये कब कर पाओगे, क्योंकि अगर आपके पास क्या होगा, पोजीशन, आपकी कैश फ्लो पोजीशन, लिक्विडिटी पोजीशन अच्छी होगी। यहाँ तक समझ में आ गया। इस पॉइंट को बढ़ाने के लिए आप लिख सकते हो, इन अदर वर्ड्स इक्विटी का केस क्या होता है, डिविडेंड आपके पास ऑप्शनल है, मतलब कि अगर बचेगा तो दे देंगे, अदरवाइज कोई कंपल्शन नहीं है। और जो रीपेमेंट ऑफ कैपिटल है वो तो एट द एंड, सॉरी मैं कह सकती हूँ कि एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी होती है, पहले तो कभी पेमेंट हुई नहीं, तो वहां पे ऐसी ऑब्लिगेशन नहीं है। तो फिर अगर मेरे पास पैसा नहीं है तो फिर मैं इक्विटी रेज करूंगी, अगर पैसा है तो डेट से पैसा दिया जाएगा। यहाँ पे कैपिटल स्ट्रक्चर डिसाइड हो गया, फर्स्ट पॉइंट क्लियर। सेकेंड पॉइंट में आता है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। अब यहाँ पे इन्होंने कहा है कि अगर आप लोग इंटरेस्ट पेमेंट जो आप करते हो, अगर तो वो कर सकते हो, इंटरेस्ट कवरेज आपका हो सकता है। आप लोगों ने जो डिबेंचर्स के ऊपर इंटरेस्ट देना है, जो आप लोगों ने लोन लिया है उसके ऊपर आपने इंटरेस्ट ब्याज बैंक को देना है, अगर आप उसको कवर कर सकते हो, अगर आप उसकी पेमेंट कर सकते हो तो डिबेंचर से पैसा ले लो। ठीक है, फिर डिबेंचर से हम पैसा लेंगे।
बट अगर हमें लगता है कि हमारी ये इंटरेस्ट कवरेज रेशियो वो कम है, आईसीआर कम है, फिर हम अपना पैसा यूज करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि हम तो ब्याज दे ही नहीं सकते, हम इंटरेस्ट नहीं दे सकते, तो फिर कैसे हम डेट लेंगे? फिर हम अपना पैसा यूज करेंगे, अपना इन द सेंस शेयर होल्डर का पैसा यूज करेंगे। तो यहाँ पे इन्होंने लिखा है द कैपेसिटी ऑफ द कंपनी टू यूज डेट कैपिटल विल बी इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन ऑफ टू दिस रेशियो। तो जो आप लोगों का पैसा आपने यूज करना है, डेट कैपिटल यूज करनी है, वो इस रेशियो के बिल्कुल डायरेक्ट प्रोपोर्शन में रहेगी। जितनी ज्यादा रेशियो मतलब जितना ज्यादा आप इंटरेस्ट कवर कर सकते हो, उतनी ही ज्यादा मतलब फिर आप लोग डेट जो है वो रेज कर लोगे, मतलब डेट से पैसा ले लोगे। सो अब यहाँ पे इन्होंने फॉर्मूला दिया है, फॉर्मूला देखा होएगा क्योंकि आप लोगों ने रेशियो चैप्टर किया है। EBIT डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स ले लो, ठीक है। आप लोगों ने अभी इंटरेस्ट नहीं पे किया, टैक्स नहीं पे किया, उस अर्निंग को डिवाइड करो इंटरेस्ट के साथ, देखो कि रेशियो ज्यादा आ रही है कम आ रही है। अगर तो रेशियो ज्यादा है तो पेमेंट हो सकती है, रेशियो कम है तो नहीं हो सकती। Therefore, this ratio is not a proper or appropriate measure। तो कहते ये कोई प्रॉपर मेजर नहीं है, बट हेल्प करता है, क्योंकि हम लोग अब फैक्टर पढ़ रहे हैं ना, तो कितने सारे फैक्टर हैं। तो ये एक सिर्फ इंटरेस्ट फैक्टर ही ऐसा नहीं है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ही ऐसी चीज नहीं है जिसके ऊपर मैं ये सोच लूं कि मैं डेट से पैसा लूंगी या नहीं लूंगी। बाकी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी जो है वो हम लोग कंसिडरेशन में लेंगे, अभी वो पढ़ रहे हैं वो सारे, ठीक है। अभी हमने कौन सा पढ़ा? इंटरेस्ट कवरेज। अगर इंटरेस्ट कवर हो जाएगा तो डेट, नहीं इंटरेस्ट कवर हो सकता तो इक्विटी। नेक्स्ट आता है डेट सर्विस कवरेज रेशियो। हियर आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इंटरेस्ट, मैं किस चीज की बात कर रही हूँ? डेट की बात कर रही हूँ, जो आपने प्रिंसिपल अमाउंट है, ठीक है, जो आप लोगों का। सो दिस रेशियो रिमूव द वीकनेस ऑफ आईसीआर। जो उसकी वीकनेस थी, हमने यहाँ पे लिखा ना कि ये अप्रोप्रिएट मेजर नहीं है, ठीक है। सो अब इन्होंने लिखा है कि फिर डेट कवरेज रेशियो देख लो कि इंटरेस्ट के साथ साथ आप जो है उनका पैसा दे सकते हो या नहीं दे सकते हो। तो यहाँ पे भी हम इनडायरेक्टली कैश फ्लो पोजीशन ही बिजनेस की चेक करते हैं। अगर आप फॉर्मूला देखो तो इन्होंने प्रॉफिट की बात करी है कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब इसका ये मेन फंडा क्या है? जब आप लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हो, जब हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, फॉर एग्जाम्पल ये मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, जो आपके पास प्रॉफिट आया, नेट प्रॉफिट। अब इन्होंने, आपको पता है आप डेप्रिसिएशन माइनस करते हो, इंटरेस्ट माइनस करते हो, नॉन कैश एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ जो है आप लोगों के डेट वगैरह, बैड डेट सॉरी, वो माइनस करते हो। पर क्योंकि हम माइनस कर चुके हैं, क्योंकि आफ्टर टैक्स की बात हो रही है ना, तो इन्होंने वो सारी चीजें जो माइनस करी थी वो सारी प्लस करवा दी इस फॉर्मूले में, ध्यान से देखो, ठीक है। तो इस तरीके से इन्होंने ये फॉर्मूला ड्राइव करा है कि प्रॉफिट आपने आफ्टर टैक्स लेना है, मतलब जो चीजें आपने माइनस करी तो सब प्लस कर दो। फिर आप ये देखो कि आपने जो डिविडेंड पेमेंट करनी है, इंटरेस्ट पेमेंट करनी है, रीपेमेंट ऑब्लिगेशन जितनी भी आप लोगों की है, चाहे वो डिविडेंड है, जिस चीज की भी आप पेमेंट करने वाले हो, आप डिवाइड करके चेक करो आपकी रेशियो ज्यादा आ रही है, डेट सर्विस रेशियो, आप कवर कर पा रहे हो डेट अमाउंट या नहीं कर पा रहे हो। ये पूरी जो मैंने बात आपको कही है, इन्होंने नेक्स्ट पॉइंट पे एक्सप्लेन करी है, ध्यान से पढ़िए। दिस रेशियो टेल अस अबाउट द कैश पेमेंट्स टू बी मेड। अब कौन कौन सी कैश पेमेंट हम करते हैं? प्रेफरेंस डिविडेंड, इंटरेस्ट, डेट कैपिटल रीपेमेंट एंड द अमाउंट ऑफ कैश अवेलेबल। ये सब कुछ हमें ये रेशियो बताता है कि कितना पैसा बचा है, कितनी कितनी आप पेमेंट कर चुके हो। बेटर रेशियो मीन्स, अब सारी जो इन्होंने कहानी डाली है ना, उसका ये लास्ट में इन्होंने क्रक्स निकाला है। बेटर रेशियो मीन्स द बेटर कैपेसिटी ऑफ द कंपनी फॉर डेट पेमेंट। तो अगर रेशियो अच्छी है, इसका मतलब मेरी डेट मैं जो कवर कर सकती हूँ, मैं जो डेट डिबेंचर का पैसा है वो वापस कर सकती हूँ, बैंक लोन है मैं वापस कर सकती हूँ। तो इसका मतलब ये है कि अगर डेट सर्विस रेशियो आपकी अच्छी है तो आप डेट से पैसा लोगे। अगर आपकी डेट सर्विस रेशियो अच्छी नहीं है, कम आ रही है, तो इसका मतलब ये है कि आप पैसा कवर नहीं कर सकते, आप उनको रीपेमेंट नहीं कर सकते, फिर इक्विटी से पैसा यूज कर लो, अपना पैसा यूज कर लो। कॉन्सिक्वेंटली मोर डेट कैन बी यूटिलाइज्ड इन द कैपिटल स्ट्रक्चर। तो कहते हैं अगर आपकी रेशियो अच्छी है तो आप ज्यादा डेट यूटिलाइज कर सकते हो, एंड वाइस वर्सा। क्लियर हो गया? इंटरेस्ट कवरेज रेशियो अच्छी है तो डेट ले लो,
डेट सर्विस रेशियो अच्छी है तो डेट ले लो। इसका मतलब ये है कि कहीं पे अगर आपको ये लगता है आप पैसा नहीं पे कर पाओगे, आपसे पैसा नहीं पे हो पाएगा, तो अपना पैसा यूज करो। बस ये इसका जो है मेन, इन्होंने यही बताना है हर पॉइंट में कि पैसा नहीं है आपके पास, प्रॉफिट कम है, तो क्या करो, अपना पैसा यूज करो। अब नेक्स्ट बात कर रहे हैं वो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलता है, ये पेमेंट नहीं है मेरी, पहले तो ये बात क्लियर हो जाए, ठीक है। सो ग्रेटर return on investment of a company increases its capacity to utilize more debt capital। अब मैंने अभी आपको क्या बताया कि हर पॉइंट कैसे याद करना है कि पैसा ज्यादा है तो डेट रेज कर लो, पैसा कम है तो अपना पैसा यूज कर लो, ठीक है। अब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इनकम, अगर इनकम ज्यादा है, यही लिखा है ना मैंने, ग्रेटर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इनकम ज्यादा है, पैसा ज्यादा है, तो क्या करेंगे, डेट रेज करेंगे। अगर रिटर्न ज्यादा नहीं आ रहा, आपके पास कैश फ्लो नहीं है, पैसा नहीं है, तो आप अपना पैसा यूज करो, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है कॉस्ट ऑफ डेट। कॉस्ट ऑफ डेट मीन्स जो आप लोग, क्योंकि ये बहुत वीडियोस में पहले मैं बता चुकी हूँ, चैप्टर के स्टार्टिंग में मैं बता चुकी हूँ कि कॉस्ट ऑफ डेट का मतलब क्या है। जो इंटरेस्ट, मतलब जो डेट आपने लिया, जो डिबेंचर लिए, जो बैंक लोन लिया, उसको उसका खर्चा क्या है, इंटरेस्ट दिया ना उसके बदले में, वो है मेरा कॉस्ट ऑफ डेट। द कैपेसिटी ऑफ द कंपनी टू टेक डेट डिपेंड्स फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ डेट। अगर तो कॉस्ट ऑफ डेट कवर कर सकते हो, अगर इंटरेस्ट पेमेंट कर सकते हो, तो डिबेंचर ले लो। इन केस आपको लगता है कॉस्ट ऑफ डेट ज्यादा है, आप पेमेंट नहीं कर सकते, तो आप डेट नहीं लोगे। इन केस द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द डेट कैपिटल इज लेस, अगर आप लोगों का जो ब्याज है, जो आप बैंक लोन ले रहे हो, डिबेंचर ले रहे हो, उसके ऊपर कम है, तो कहते हैं फिर आप क्या करो, और डिबेंचर यूटिलाइज करो। मुझे अपना पैसा यूज करना महंगा पड़ रहा है, पर बैंक वाले बड़ा सस्ता लोन दे रहे हैं, तो बाहर से ले लो ना, यही लिखा है। इन केस द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द डेट कैपिटल इज लेस, कि अगर जो इंटरेस्ट है, जो ब्याज है, वो कम है, तो कहते हैं अपना जो डेट पैसा, बाहर का पैसा यूज कर लो। और अगर उसके ऊपर आपको ब्याज महंगा पड़ रहा है, जो बाहर से बैंक लोन है वो 15% या 12% लोन आप लोगों को इतना ज्यादा महंगा दे रहे हैं, तो फिर अपना पैसा यूज करना ज्यादा सही रहेगा। अब नेक्स्ट पॉइंट करते हैं टैक्स रेट। टैक्स रेट वाला पॉइंट करने से पहले एक चीज आप लोगों को बता दूं, जो टैक्स पे किया जाता है, कंपनी के व्यू पॉइंट से बात कर रही हूँ, सबसे पहले मैं बता दूं कि कंपनी जो टैक्स पे करती है वो डिविडेंड के ऊपर टैक्स पे करती है। कंपनी इंटरेस्ट जो देती है डिबेंचर्स को, उसके ऊपर टैक्स नहीं देती। अब ये पॉइंट करते हैं, ये आप लोगों का जो ओलंपियाड वगैरह होते हैं, तो मैंने पहले भी बताया था, ये क्वेश्चन आ जाता है कि इंटरेस्ट की वजह से मतलब कौन पेमेंट करता है, कितनी पेमेंट करता है, तो वहां पे आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि इंटरेस्ट जो टैक्स है वो हमेशा कंपनी को पे करना पड़ता है ऑन डिविडेंड। इंटरेस्ट जो देती है डिबेंचर्स के ऊपर, उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं होता। द रेट ऑफ टैक्स इफेक्ट्स द कॉस्ट ऑफ डेट। इफ द रेट ऑफ टैक्स इज हाई, अगर तो टैक्स रेट हाई है, द कॉस्ट ऑफ डेट डिक्रीजेस, तो कहते फिर आप लोगों का जो कॉस्ट है, डेट का जो खर्चा है, वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। द रीजन इज दैट, अब रीजन क्या है, हम कह रहे हैं कि अगर टैक्स रेट हाई है तो कॉस्ट ऑफ डेट आपका खर्चा कम हो जाएगा, कैसे। द रीजन इज दैट डिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑन द डेट कैपिटल फ्रॉम द प्रॉफिट्स। पहले यहाँ तक हम पढ़ लेते हैं। और इन्होंने लिखा है कि आपका टैक्स सेव करता है, किस चीज के टैक्स सेव होने की बात हो रही है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स के ऊपर। मैंने अभी क्या बोला, इंटरेस्ट के ऊपर टैक्स नहीं लगता। क्यों नहीं लगता, ये वाली लाइन एक्सप्लेन करी है। आप हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या करते हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया आपने, यहाँ पे जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमारा बन रहा होता है, हम करते क्या है, वहां पे आप यहाँ पे माइनस कर देते हो, इंटरेस्ट माइनस कर दिया, माइनस करने के बाद आपके पास प्रॉफिट आया। क्या आपने डिविडेंड बीच में से कभी माइनस करा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से, नहीं। हम डिविडेंड को पीएनएल अकाउंट में कभी भी नहीं डालते, हम किसको डालते हैं, इंटरेस्ट को। इंटरेस्ट माइनस किया, प्रॉफिट आया, उसके ऊपर टैक्स लगा, तो क्या इंटरेस्ट के ऊपर टैक्स पे किया आपने, नहीं, उसको तो मैंने माइनस कर दिया।
ये वाला कंसेप्ट क्लियर हो रहा है? जितना समझ में आ रहा है, क्योंकि थोड़ा सा टेक्निकल है, जितना समझ में आ रहा है उतना समझ लो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से इंटरेस्ट हो जाता है माइनस, और फिर आपके पास बचता है प्रॉफिट, और फिर जो बचा प्रॉफिट है उसके ऊपर टैक्स लगता है। तो अगर मैंने टैक्स इंटरेस्ट पहले माइनस कर दिया तो इसके ऊपर इसका मतलब मैंने टैक्स नहीं पे किया। ये चीज आपको क्लियर है? अब मैं बात कर रही हूँ दोबारा इस टॉपिक में जो लिखा है इन्होंने, लाइन दोबारा दोबारा रीड कर रही हूँ। इफ द रेट ऑफ टैक्स इज हाई, if the rate of tax is high, the cost of debt decreases। कहते हैं आपका खर्चा आपको कम पड़ेगा। क्यों? क्योंकि डिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑन द डेट कैपिटल फ्रॉम द प्रॉफिट, आप डिडक्ट कर लेते हो उस इंटरेस्ट को प्रॉफिट में से, और आपका टैक्स भी इस वजह से बच जाता है। ये नीचे जो कहानी लिखी है ना, ये वो लिखी है जो मैंने आपको भी पीएनएल अकाउंट बना के सिखाई है। ठीक है, सो अभी सिर्फ आप इतना ऊपर से पढ़ लो कि इसलिए अगर आपको टैक्स रेट सेव करना है, ठीक है, सो अगर आप लोगों का टैक्स रेट हाई है तो आप लोग जो है वो डिबेंचर ले लो। अगर आपका टैक्स रेट कम है तो आप इक्विटी ले लो। ये लाइन कहीं पे मेंशन नहीं है, यहाँ पे सारा पॉइंट पढ़ के आपको खुद से क्रक्स निकालना पड़ेगा, तो आप लिख लो अपनी कॉपीज पे। अगर आपका टैक्स रेट हाई है तो आप डिबेंचर्स लोगे, अगर आपका टैक्स रेट लो है तो आप इक्विटी लोगे। बस ये इस पॉइंट का यहाँ पे मेन जो है वो खत्म हो रहा है। ठीक है, सो यहाँ तक हम लोगों ने अभी 6 पॉइंट्स कवर